नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि को 5 दिन और बढ़ा दी है। जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि आज खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें रांची स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। इधर कोर्ट में पेशी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने आग्रह किया कि इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई और बिंदुओं पर पूछताछ करनी है, इसलिए रिमांड अवधि को बढ़ाने की अनुमति दी जाए। जबकि हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस और दलील के बाद पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि को 5 दिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 7 डेज का रिमांड के लिए प्रे किया था, उनको 5 दिन का रिमांड मिला है। हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इसी सिलसिले में। और इस 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं। इन्होंने ऑलरेडी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस प्रेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उस 8.5 एकड़ ज़मीन के बारे में। फिर भी वो जो डिफरेंट चैट्स हैं, जो पिछले दूसरे किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं, जो ज़मीन के कागज़ से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था, जो हमारा समझना है कि बिल्कुल ही गलत है और ये रिमांड नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है, हम लोग इस पर देखते हैं, समझते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मामला सामने आया। ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रताप प्रसाद का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ ज़मीन के कागजात में हेरा फेरी के ही संबंधित है। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है, फिर भी यह रिमांड की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती हमें चाहते हैं कि हम रिमांड पर रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। और इलेक्शन समय आप लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने। हमने ये भी कहा कि वो हमारे सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है। इसकी सारी बातें हमने कहा, और आर्म गार्ड्स के थ्रू 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है। ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। और इधर मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन बुधवार को पहली बार अपने पैतृक गांव जिलिंगोड़ा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का स्वागत करने पूरा गांव उमड़ पड़ा। पैतृक आवास के पास बने हेलीपैड में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर लैंडिंग को देखने गांव के लोग घंटों जमे रहे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने पैतृक आवास पहुंचे, जहां उनकी पत्नी बहू समेत परिजनों ने आदिवासी रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सिद्धू कान्हू प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने घर के पास बने जाहिर थान में जाकर आदिवासी वेशभूषा धारण कर पूजा पाठ भी किया। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी इन्हें मिली है उसका 100% निर्वहन करेंगे। चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के अधूरे कार्य को पूरा कर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की सोच आदिवासी मूलवासियों के उत्थान और विकास को लेकर बने योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के धार्मिक स्थल जाहिर थान का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसी प्रकार मूलवासियों के भी धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयास से आज गांव तक विकास योजनाओं को पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया है, जो निरंतर जारी रहेगा। इधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने आप्त सचिव गुरु प्रसाद महतो के पिता के निधन होने पर उनके गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत तिरुल्डी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आप्त सचिव के पिता के शव के दर्शन किए और माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री के आगमन और कार्यक्रम को लेकर कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार, डीआईजी अजय लिंडा, सरायकेला उपायुक्त एसपी समेत सरायकेला जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। क्योंकि बड़ा लंबा इतिहास है आदिवासियों का, मूलवासी बड़ा संघर्ष स्ट्रगल किया है, लेकिन अपना आस्था, अपना जो सारना धर्म को कभी नहीं छोड़ा। कहाँ शहर से शहर झारखंड क्षेत्र में बहुत बढ़ गया, लेकिन अपना आदिवासी का परंपरा नहीं छोड़ा। हम जो भी योजना शुरू किया है हेमंत बाबू ने, जो यहाँ का बुनियादी ढांचा को मजबूत करने, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके इरिगेशन से लेके और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के एक समानांतर लाने के लिए, इसीलिए
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किया है ताकि कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं आएगा, यातायात का सुविधा हो। इस तरह से विचार लेके योजना बनाया है, इसीलिए उस काम को हमको पूरा करना है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से 5 दिन की रिमांड न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को दी गई है। इस विषय में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने जिस जमीन के विषय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है उसमें संभवतः मोहर लग जाएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस प्रकार से सरकारी तंत्र का गलत उपयोग करके जमीन पर अवैध कब्जा किया है। देखिए, हम अदालत के उस फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिमांड की अवधि बढ़ाई गई है। ईडी ने रिमांड के लिए प्रे किया था और अब भानु प्रताप जो सर्कल इंस्पेक्टर है, जो जिसने इस पूरे खेल को अंजाम दिया था, अवैध जमीन पर कब्जे का पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम कराने का, अब संभवतः दोनों को बैठाकर पूछताछ होगी क्योंकि भानु प्रताप भी रिमांड पर है। बहरहाल, जैसे मीडिया की खबरों के अनुसार चौंकाने वाले तथ्य रोज सामने आ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी वीडियो जारी करके यह सिद्ध किया था कि ये जो 8.46 एकड़ की विवादास्पद जमीन है उस पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही कब्जा है। तो बहरहाल, इस रिमांड की अवधि में हमें पूरी उम्मीद है कि इस पर मोहर लग जाएगी, इस पूछताछ से इस सच्चाई पर मोहर लग जाएगी कि हेमंत सोरेन ने सरकारी पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके इस 8.46 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया है। इधर राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड के द्वारा आगामी कार्यक्रमों एवं झारखंड में व्याप्त विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं के परिदृश्य में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में झारखंड प्रदेश की शिक्षा प्रणाली एवं शैक्षणिक व्यवस्था में काफी त्रुटियां देखी जा रही है, चाहे वह नियुक्ति का मामला हो या फिर शैक्षणिक व्यवस्था। राज्य सरकार शैक्षणिक विषय पर ध्यान केंद्रित करता नहीं दिखता और राज्य के छात्र छात्राओं को सुलभ शिक्षा व्यवस्था देने में असमर्थ है। साथ ही कुलपति की नियुक्ति एवं शैक्षणिक कार्य प्रणाली विषयों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजधानी रांची के राजभवन के पास आगामी 19 फरवरी को एक विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। द्वारा हो रहा है, यह बाजार बंद करने का अविलंब निर्णय होना चाहिए और बाजार के जगह पर छात्रों का विश्वास बहाल करने की दिशा में यहाँ के इंस्टीट्यूशन को काम करना चाहिए। इसलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हम 19 फरवरी को राजभवन के समक्ष कुलपति की नियुक्ति और एजुकेशन के सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए हम राजभवन के ऊपर एक विराट धरना स्टूडेंट का देने जा रहे हैं, ताकि आज छात्रों के विषय के साथ इस प्रदेश की सरकार भी सोई है। आपने देखा 8 साल के बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जामिनेशन का क्या धज्जिया उड़ता है इस प्रदेश के अंदर में। सरकार ढंग से एक एग्जामिनेशन नहीं करा पाती है क्योंकि सरकार का नीति निर्णय और सरकार में बैठे हुए व्यक्तियों की किस प्रकार की इंटेंशन है, क्या उनकी मानसिकता है, आज जग जाहिर है इस प्रदेश के अंदर में। इसलिए इस प्रदेश को जो एक लूटने का एक सेंटर बनाने का प्रयास हो रहा है, हम उसको सफल नहीं होने देंगे। इसलिए विद्यार्थी परिषद प्रत्येक स्तर पर, चाहे शिक्षकों की नियुक्ति की मामला हो, आउटसोर्सिंग बंद कराने की बात हो, या इस प्रदेश के अंदर में टीचरों की लंबित प्रमोशन की बात हो और छात्र संघ चुनाव की बात हो, सभी विषयों पर हम इस प्रदेश में छात्रों की आवाज को लेकर के लड़ेंगे। आज आपके सामने, आपके माध्यम से सरकार और राजभवन के सामने एक आगाह के साथ हमने अपने प्रश्न को रखा है। इस प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए क्योंकि आज छात्र समुदाय सशंकित है और यही परिस्थिति पर यदि समय रहते सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर स्टूडेंट कम्युनिटी के सामने नहीं आएगा तो स्टूडेंट जो पलायन होने के लिए विवश होते हैं उसके लिए कहीं न कहीं दोषी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। झारखंड में 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन हो रहा है। इसके तहत साइकिलिंग प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल के तहत गुरुवार से साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के सचिव ने बताया कि अब तक इसमें देश की 15 के आसपास टीमें हिस्सा लेती रही है, लेकिन इस बार इसमें देश की 23 टीमें शामिल होंगी। प्रतियोगिता में 2 प्रकार के इवेंट होंगे। वहीं प्रतियोगिता को लेकर पुख्ता तैयारी कर ली गई है और सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
कि अभी तक जैसा कि हमारे दिल्ली के सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में यानी 23 कुल बोर्ड और राज्यों को मिलाकर 23 टीम इसमें भाग ले रही है। अभी पीछे का रिकॉर्ड 14-15 स्टेट तक सीमित थे, 23 स्टेट हैं। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस बार काफी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, जबकि विभिन्न राज्यों में एग्जाम्स भी स्टार्ट है। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ 2 इवेंट करेंगे। 8 और 9 को हमारा ट्रैक इवेंट इसी वेलोड्रम में आयोजित है। ट्रैक इवेंट कल प्रातः 8:30 बजे से स्टार्ट होगा, जो इवनिंग तक चलेगा। सेकेंड हाफ में हम लोग कल ओपनिंग सेरेमनी करेंगे 3:30 बजे से। उसका अग्रिम सूचना कल मॉर्निंग में हम लोग आप लोग से शेयर करेंगे। ये 2 दिनों तक ट्रैक इवेंट हमारा रहेगा। ट्रैक इवेंट में लगभग 237 के आसपास खिलाड़ी हैं जो ट्रैक इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। मौके पर आयोजन सचिव धीर सेन ए सोरेन ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत खिलाड़ी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। हम लोग समर कैंप भी अभी करने जा रहे हैं, तो जितने भी फेडरेशन से जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं वो समर कैंप में आएंगे और हम लोग बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे और जिस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट देने की ज़रूरत होगी ताकि हम लोग अधिक से अधिक टूर्नामेंट्स और प्रतियोगिता, स्पेशली जो स्कूल गेम्स की बात होती है, तो स्कूल गेम्स के लिए हम लोग। बहरहाल हाल के वर्षों में झारखंड ने खेल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। उम्मीद है कि राज्य में ऐसे आयोजनों से खेल प्रतिभा को निखारने में बड़ी मदद मिलेगी। चाईबासा चक्रधरपुर मार्ग NH 75 सड़क मार्ग के बोरदा पुल के समीप बन रहे 325 कैदियों का उपकारा बनकर तैयार हो गया है। ठेका कंपनी के मुताबिक सरकार जब आदेश करे, जेल भवन सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उपकारा का निर्माण वर्ष 2010 में प्रारंभ हुआ था। पूर्ण होने में उन्हें 14 वर्ष लगे। हालांकि विभिन्न वजहों से कई बार कार्य अधर में लटक गया था। इस पर लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जेल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। जेल में 300 पुरुष और 25 महिला कैदियों के रहने के लिए जगह बनाए गए हैं। दोनों का अलग अलग बैरक का निर्माण हुआ है। बताया जाता है कि जेल के अंदर अस्पताल, लाइब्रेरी के अलावे कैदियों को काम सिखाने के लिए अलग से बैरक का निर्माण हुआ है। वहीं पुरुष कैदियों के लिए फीडिंग प्लेटफॉर्म भी बनाए गए हैं, जहां पुरुष कैदी आकर भोजन करेंगे। वहीं महिला कैदियों के लिए बैरक के अंदर डाइनिंग हॉल और किचन बनाए गए हैं। इसके अलावा एक सेंट्रल किचन बनाया गया है। साथ ही प्रशासनिक भवन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, लाइब्रेरी भवन सहित अन्य सुविधाओं के लिए भवन निर्माण किया गया है। इसके अलावा अलग से सेल बनाया गया है जिसमें 8 कैदियों के रखने की व्यवस्था है। जेल की सुरक्षा के लिए जेल मैनुअल के मानक के अनुसार कार्य किए गए हैं और मुख्य 4 दीवारी व वाच टावर का निर्माण किया गया है। वहीं महिला और पुरुष कैदियों से मिलने के लिए आने वालों के लिए अलग अलग काउंटर और वेटिंग हॉल बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर चक्रधरपुर के आसनतलिया में पोड़ाहाट SDGM कोर्ट भवन और आवास 4 साल से बनकर तैयार है, लेकिन जेल के नहीं रहने से उसका शुभारंभ नहीं हो पा रहा है। एक हिसाब से कहा जा सकता है कि कोर्ट भवन जेल निर्माण का बाट जो रहा था, अब दोनों बनकर तैयार है। तो सरकार को इस पर जल्द से जल्द पहल करने की जरूरत है ताकि चक्रधरपुर अनुमंडल के लोगों को जेल और कोर्ट का लाभ मिल सके। मालूम रहे कि कोर्ट भवन का देखभाल नहीं होने से खिड़की और दरवाजे टूटने लगे हैं। अनुमंडल की भौगोलिक संरचना और दूरी अधिक होने के कारण चक्रधरपुर, मनोहरपुर, आनंदपुर, गोइलकेरा, कुदड़ी, सोनवा और बंदगांव प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों को कोर्ट के काम से चाईबासा पहुंचने और वापस लौटने में पूरा दिन बीत जाता है। दरअसल इन क्षेत्रों से यातायात के बेहतर साधन आज भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही चाईबासा जाने के लिए लोगों को ज्यादा किराया भी चुकाना पड़ता है। चक्रधरपुर में कोर्ट शुरू होने से ग्रामीणों को ट्रेन की सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्हें 25 से 30 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। वहीं चक्रधरपुर में SDGM कोर्ट भवन और जेल के नहीं रहने के कारण चक्रधरपुर को अनुमंडल का पूर्ण दर्जा का पेच फंसा हुआ है। अब इस भवन के पूर्ण होने से अनुमंडल स्तरीय कार्य चक्रधरपुर में संपन्न होंगे। न्यायालय कार्य के लिए पोड़ाहाट अनुमंडल अंतर्गत लोगों को चाईबासा की दौड़ लगानी नहीं पड़ेगी। चक्रधरपुर को अनुमंडल का दर्जा 26 जनवरी 1982 से ही मिला है, जिसके बाद से पूर्ण अनुमंडल का दर्जा के लिए इंतजार है। उसके लिए स्थानीय अधिवक्ताओं ने कई बार आंदोलन भी किया है।
शराब दुकान में मैन पावर की सप्लाई करने वाली कोलकाता की कंपनी विविल की दबंगई सामने आई है। कंपनी की ओर से जमशेदपुर के रहरगोड़ा चौक स्थित कंपोजिट शराब के इंचार्ज गुड्डू को पहले कंपनी के कोलकाता राजेंद्र नगर स्थित कार्यालय बुलाया गया। फिर कंपनी में कार्यरत मुकुल गुप्ता नामक व्यक्ति ने गुड्डू को डराया धमकाया और उसके साथ मारपीट की। गुड्डू की माने तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। मुकुल गुप्ता ने दुकान के इंचार्ज के दुकान के घाटे में चलने की बात कहते हुए ये सारी कारस्तानी की। इस पूरे मामले में भुक्तभोगी शराब दुकान में बतौर इंचार्ज कार्यरत गुड्डू ने बताया कि मुकुल गुप्ता का कहना है कि आए दिन शराब दुकान में जो पैसे की आमदनी होती है उसमें घाटा होता जा रहा है। अब तक 3,70,000 घाटा बताया जा रहा है, जबकि कंपोजिट शराब दुकान में काम करने वाले इंचार्ज गुड्डू ने बताया कि इस घाटे का वह जिम्मेदार नहीं है। जमशेदपुर आबकारी विभाग द्वारा एक बार किसी भी एजेंसी को मैन पावर की सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी जाती है तो वह उसका पुनर्निरीक्षण नहीं किया जाता। दूसरी ओर समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति भी बदहाल हो गई है। बताएं, शुरू से बताएं विस्तार से। विस्तार से यही मुद्दा है सर कि जब से हम इंचार्ज लिए थे, पहले से भी यहाँ साइडर में हम थे और 0-30 कंपोजिट रहरगोड़ा हम साइडर में थे। जब एक्साइज चलाने लगे थे तो मेरा पीछे में मैंने पूरा निकाल करके लोग गद्दी काट के दिए थे। विश्वास पर हम ले लिए थे सर, और उसी दिन से 3,88,000 पे घटी आ रहा था सर। उसके बाद 11वां महीना तक के 3,88,000 घटी आ रहा है। उसके बाद 12वां महीना के जब हम पर्चा अपडेट कराने गए तो 10 लाख कुछ हो रहा है, जिसमें सर गड़बड़ी कहाँ है कि जिस बीसीएल दे रहा है नंबर 1 के क्वार्टर के 1600 पीस से 1600 कुछ पीस, और वहाँ दिखा रहा है 3200 कुछ पीस। सर जी इन लोग फंसाने का काम किया है हमको। और वहाँ गए तो माई बहन लगा गाड़ी दिया मारने के लिए, राहुल हो गया। किसी तरह जान बचा के आए हुए वहाँ से, और कभी हम अब वो ऑफिस नहीं जाएंगे। कंपनी का क्या कहना है, विविल कंपनी का क्या कहना है कि क्या गड़बड़ है? विविल कंपनी का कहना कुछ नहीं है। विविल कंपनी के जो मेन मैनेजर हैं, मेन पावर हैं, जो अभी यलुका नंदन देख रहे हैं सर जी, वो हमको कुछ नहीं बोले। तो बोले बाबू हिसाब किताब में गड़बड़ है तो बाबू सुधार लो, लेकिन हमको मुकुल गुप्ता ये सब मैंने ये किए। और मैंने जो कंप्यूटर में बैठते थे पहले मंटू भैया बैठते थे, हाँ, इसमें कहाँ गड़बड़ी क्या है नहीं है ये तो हमको पता नहीं है सर। और जिस विषय से मेरा हिसाब किताब सब सही है। विविल कंपनी की तरफ से कौन आपको धमकी दे रहा है और गाली गलौज कर रहे हैं? मुकुल गुप्ता। मुकुल गुप्ता क्या है? मुकुल गुप्ता बोलता है कि हम जो हैं जो सब हम। अच्छा, अभी जानकारी प्राप्त हुई जमशेदपुर में 3% को लेकर के दारू दुकानों में नकली शराब सप्लाई किया जा रहा है। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप कर्मचारी, आप ज़्यादा से अवगत होंगे। सर जी हम वो सब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमको धमकी दिया गया है कि आप तो पैसा मांगते हैं, क्यों नहीं देता? पैसा नहीं दे रहे हैं सर। बिक्री 20,000 के दुकान है, 25,000 के दुकान है, इस चलते हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, इसी चलते हमको ये। आमतौर पे नंदन जारूका पे आरोप लग रहा है कि नकली शराब भिजवा रहा है, वो नकली शराब नहीं, ऐसा कुछ है क्या? किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे सर। हम शॉर्ट के हमारा कारण ये सब है। आपसे अभी कंपनी क्या कह रही है? हाँ, बोल रहा है कि हम बोले हैं कि पर्चा मिल आइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन गाली गलौज क्यों करते हैं? गाली गलौज क्यों करते हैं? आपको धमकी दी गई है? धमकी दी गई है कि तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तुमको हम देखना नहीं चाहेंगे, तुमको मार देंगे, ये सब कुछ हुआ है। जान से मारने की धमकी किसने दी? मुकुल गुप्ता दिया है। मुकुल गुप्ता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मुकुल गुप्ता? जान से मारने की धमकी दिया है। इधर जमशेदपुर महानगर भाजपा के अध्यक्ष के रूप में सुधांशु ओझा ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर सुधांशु ओझा ने बताया कि पार्टी की ओर से जो भी दायित्व सौंपी गई है उसका निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। सभी को एकजुट करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का झंडा बुलंद करना है। नए एवं पुराने साथियों को साथ लेकर एक बार फिर से प्रचंड जीत सुनिश्चित करना है। आए दिन एक दूसरे के साथ बैठक कर हर मंडल का दौरा करके सभी लोगों को एकजुट करना है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी पार्टी जमीन पर उतरे। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सुधांशु ओझा का माला पहनाकर स्वागत किया, जहां सभी ने उन्हें बधाई दी। वर्तमान समय में कोई बड़ी चुनौतियां नहीं है। हम अपने खेत के बीजा को बटोर के
खलिहान में ले जाएंगे और खलिहान लगाएंगे। हमारा संगठन भारत में सबसे मजबूत है। दुनिया की सारी शक्ति आज हमसे संगठन शक्ति सीख रही है। हमारा काम बस है उन सारी शक्तियों को संयोजन करना है और इस चुनाव में भारी बहुमत से जिता के उस बड़ी लाइन को खींच देना है, जो आने वाले समय में जो हमारे उत्तराधिकारी होंगे उनको भी खुशी होगी उनसे आगे काम करने के लिए। का गठन वरीय पदाधिकारी जो हो संगठन के चला रहे हैं, झारखंड प्रदेश के सारे लोग संगठनात्मक रूप से उनसे राय मशविरा के बाद, क्योंकि संगठन किसी एक आदमी का है नहीं, अकेले कुछ होता नहीं है, क्योंकि संगठन है हम तो उसके एक सिपाही हैं। केवल स्टीयरिंग पर बैठाया हुआ संगठन बहुत बड़ा चीज़ है और संगठन चलाने में यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है। उनसे राय विचार के बाद सारे आगे का काम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सोचा, पुरानी सारे लोगों को एक्टिव कर दिए हैं। 29 तारीख को हमारे दायित्व को घोषणा हुई। 3 दिन के बाद प्रदेश के महानगर के पदाधिकारी को बुलाए और सारे पुरानी समिति जो भी कार्यकर्ता थे उनको स्पीड कर दिया। काम करते रहना है, आगे जो होगा संगठन के निर्देश पर। वहीं प्रभार लेते ही मूसा बने डीएसपी संदीप भगत कोवाली थाना पहुंचे, जहां इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम, कोवाली थाना प्रभारी रंजीत राव, पोटका थाना प्रभारी विनोद टुडू उपस्थित थे। इस बीच पुराने कांडों की समीक्षा करते हुए उपस्थित पदाधिकारी से विधि व्यवस्था की जानकारी ली एवं क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को जानते हुए उपस्थित पत्रकारों से बात की। मौके पर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, न्यायपूर्वक, ईमानदारी से कार्य करने पर मैं विश्वास रखता हूं और मैं ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य का निर्वहन करूंगा एवं क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमेशा तत्पर रहूंगा। क्षेत्र के लोगों से मेलजोल रखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखना पहला प्रयास होगा। वहीं इस दौरान झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर स्थित चेक पोस्ट हल्दी पोखर टीओपी का भी उन्होंने निरीक्षण किया और विधि व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। वहीं मुसाबनी स्थित मोहन डेरा गांव में मोहन डेरा जाहिरगढ़ कमेटी के पुनर्गठन के लिए ग्राम प्रधान अर्जुन मांडी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष शिबू महाली, उपाध्यक्ष लखन मांझी, सचिव रमेश महाली, सह सचिव दशमत मांझी, प्रसाद सोरेन, कोषाध्यक्ष डॉक्टर भोलानाथ गोप, सलाहकार काशीनाथ माड़ी को मनाया गया। मौके पर मार्च माह में होने वाले सरहुल पर्व को वृहद रूप से मनाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में गाँव के ग्रामीण भी उपस्थित हुए। व्यक्ति जो है, जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव को हम लोग चयन किया गया है। इसमें अध्यक्ष है शिबू माली, उपाध्यक्ष है लखन मांझी, सचिव में है रमेश माली, सहसचिव में है दशमत मांझी, प्रसाद सोरेन और कोषाध्यक्ष में है हमारा डॉक्टर भोलानाथ गोप। तमाम लोगों का ग्रामीण के उपस्थिति में आज हम लोग जाहिरगढ़ का हम लोग उत्थान और हम लोग पुनर्गठन किया। सलाहकार के रूप में हमारा काशीनाथ माडी को हम लोग नियुक्त किए हैं। पुराना बुजुर्ग हम लोग प्रधान हैं, जो कि आज हम लोग का सर्वसम्मति द्वारा पारित किया गया कि हम लोग मार्च में हम लोग शारुल पूजा के रूप में हम लोग दिसोमगाड़ के मोहनरा दिसोमगाड़ के नाम से हम लोग पूजा करेंगे और ताम झाम के साथ मोहनरा में इस बार उत्साह आवास के साथ हम लोग पूजा करेंगे। तमाम ग्रामीणों का हम लोग का सहमति है। इसमें गांव में शांति, अमन और चैन को देखते हुए हम लोग जाहिर स्थान में पूजा करेंगे और हम लोग सुख और शांति के रूप में हम लोग इस जीवन यापन का हम लोग आराम से जो हम लोग आगे हम लोग जीवन यापन के लिए जो हम लोग कामना करेंगे। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर में माध्यमिक कक्षाओं के लिए द्वितीय आवधिक परीक्षा के बाद की शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य तौर पर उक्त कक्षाओं के बच्चों का आगामी स्वतंत्र परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं 100% सफल परिणाम के मुद्दे एवं उसको लेकर यथोचित पहल पर चर्चा की गई। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर में कला, विज्ञान एवं शिक्षक सहायक सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन विधिवत रूप से पीएमसी केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर के प्राचार्य विश्वनाथ हांसदा एवं अभिभावकों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कला प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा बनाए गए एक से बढ़कर एक चित्रकारी एवं शिल्पकारी ने सबका मन मोह लिया। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा बनाए गए कारगर एवं नवाचार के मॉडल देख शिक्षक एवं अभिभावकों ने बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उक्त प्रदर्शनी में कक्षा 11वीं विज्ञान की पलक कुमारी द्वारा बनाया गया इको फ्रेंडली फ्रिज का उत्कृष्ट मॉडल आकर्षण का केंद्र बना। पलक कुमारी का ये मॉडल रीजनल लेवल राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रतियोगिता में चयनित हो चुका है। अब आगे भुवनेश्वर में होने वाले नेशनल केवीएस राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रतियोगिता में पलक कुमारी केवीएस रांची रीजन का प्रतिनिधित्व करेगी।
वहीं छात्रा छंदा चरण गिरी व अर्पिता जायसवाल का प्रोजेक्ट अटैचमेंट ऑफ ड्रिलिंग मशीन आइडियाज ने सबका मन मोह लिया। विद्यालय में कक्षा 6ठी से 11वीं के बच्चों के बीच विज्ञान प्रतिभा क्लब के तहत प्रतियोगिता के तहत बनाए गए पिनहोल कैमरा, प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग करके माप, यूक्लिड का खेल गतिविधि जैसे उत्कृष्ट मॉडल भी प्रदर्शनी में दिखे। छात्र अन्वेष महंती द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में चयनित फल खाने वाले पक्षियों के बीच वितरण में भूमिका नामक प्रोजेक्ट को भी दर्शकों ने खूब सराहा। ये इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर है, इसमें बिजली का कोई यूज़ नहीं है, ना ही ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। जैसे फ्रिज खरीदने में बहुत पैसा लगता है, इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं है। और जो नॉर्मल फ्रिज घर में होता है वो ग्लोबल वार्मिंग भी करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता। प्लस इसमें जितना भी सब्जी वगैरह या कुछ खाना में रखते हैं तो वो रिएक्ट भी नहीं करता किसी भी तरह से। जैसे फूड पॉइजनिंग से बहुत लोग मरता है, बहुत लोग फ्रिज अफोर्ड नहीं कर पाता है महंगी की वजह से, तो उनका खाना सड़ता है। वही खाना हम लोग खा लेते हैं और फिर फूड पॉइजनिंग हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास। हमारे स्कूल में एक विज्ञान प्रतिभा प्रोग्राम शुरू हुआ है, जहाँ पे जिसके अंतर्गत बच्चों को साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक क्यूरोसिटी उनमें जगाई जाती है। तो कुछ मॉडल्स बनाए हैं हमारे बच्चों ने ऑन देयर ओन, मतलब इनको बस इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था वो, और फिर खुद से इन्होंने बनाया है। एक इन्होंने बनाया है पिनहोल कैमरा, आप देख सकते हैं, और ये इन्होंने बनाया है मेजरिंग सिलेंडर DIY, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मेजरिंग सिलेंडर। जिनके पास मेजरिंग सिलेंडर नहीं होता है या फिर वो खरीद नहीं सकते हैं तो वो सिंपल प्लास्टिक का यूज करके वो मेजरिंग सिलेंडर बना सकते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए साथ झारखंड न्यूज। नमस्कार।